Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Bio with Musammir. How are you students? Hopefully all of you are fine. Students, National Book Foundation chapter number 2 से हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स को और हमने पहले मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस किया है. आज हम देखेंगे ओलिगोसेक्राइड्स को. अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड ओलिगोसेक्राइड्स है, दिस वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. इसमें पहला वर्ड आपको नजर आ रहा है ओलिगो, और जिसका मतलब है फ्यू, और सेकेंड वर्ड आपको यहां पे नजर आ रहा है सैकराइड्स, जिसका मतलब है शुगर्स. तो जो फुल वर्ड मोनोसैकराइड्स, उसका मतलब हुआ फ्यू शुगर्स. अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहां हमने ओलिगो का वर्ड यानी फ्यू का वर्ड क्यों यूज किया है. हम ओलिगोसैकराइड्स को डिफाइन कर सकते हैं कि ओलिगोसैकराइड्स इज बेसिकली द क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये कार्बोहाइड्रेट्स की क्लास है consisting of 2 to 10 monosaccharides linked together. यानी इसमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड्स आपस में लिंक होके और क्या बनाते हैं, ये बना देते हैं ओलिगोसैकराइड्स. यानी इसका मतलब ये है कि या 2 मोनोसैकराइड्स होंगे, या 3 मोनोसैकराइड्स होंगे, 4 मोनोसैकराइड्स होंगे, इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 मोनोसैकराइड्स यूनिट्स आपस में मिलेंगी और इनके मिलने से ये ओलिगोसैकराइड्स बन जाते हैं. तो इसीलिए हमने इनके लिए ओलिगो यानी फ्यू का वर्ड इस्तेमाल किया है, यानी फ्यू मोनोसैकराइड्स यूनिट्स यहां पे प्रेजेंट होंगी. अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इन ओलिगोसैकराइड्स की टाइप्स को देखें तो ये जो इनकी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स. कुछ ओलिगोसैकराइड्स हैं जिनको हम कह सकते हैं डाइसैकराइड्स. अब जो वर्ड डाई है वो 2 के लिए होता है, तो डाइसैकराइड्स का मतलब ये होगा कि ऐसे ओलिगोसैकराइड्स हैं जिनमें 2 मोनोसैकराइड्स यूनिट्स मौजूद होंगी. इसी तरह से आपके पास ट्राइसैकराइड्स यानी जिनमें 3 मोनोसैकराइड्स यूनिट्स होंगी, और टेट्रासैकराइड्स जिनमें 4 मोनोसैकराइड्स यूनिट्स होंगी, और इसी तरह आप ले जाएं 10 तक डिकासैकराइड्स. तो इन सब को आप ओलिगोसैकराइड्स का नाम देते हैं. अब देखें स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें इनकी, तो सबसे पहले देख लेते हैं टेस्ट को. तो इनके टेस्ट के बारे में ये बात आप जान लें कि दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट देन मोनोसैकराइड्स. यानी मोनोसैकराइड्स के मुकाबले में इनका जो टेस्ट है वो लेस स्वीट होता है. अब देखिए स्टूडेंट्स, टेस्ट के स्वीट होने का ताल्लुक हमारे टेस्ट बड से है. स्वीटनेस जो होती है टेस्ट बड से फील होती है. अब मोनोसैकराइड्स क्योंकि सिंपलर यूनिट्स हैं और उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वो टेस्ट बड्स को ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं. अब ये क्योंकि आपस में मिलके और बड़ी यूनिट्स बना देते हैं, तो जब ये बड़ी यूनिट्स बनाते हैं तो ये टेस्ट बड को उस तरह से एक्टिवेट नहीं कर सकते जिस तरह से कि मोनोसैकराइड्स टेस्ट बड्स को एक्टिवेट करते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि मोनोसैकराइड्स के मुकाबले में इनका जो टेस्ट है वो क्या होगा, वो लेस स्वीट होगा. सॉल्युबिलिटी को अगर आप देखें तो दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर देन मोनोसैकराइड्स. यानी मोनोसैकराइड्स के मुकाबले में ये वाटर के अंदर कम सॉल्युबल होते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी का जो ताल्लुक है वो बेसिकली यहां पे कुछ पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, और पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्योंकि ज्यादा होते हैं मोनोसैकराइड्स के अंदर, तो दैट्स व्हाई मोनोसैकराइड्स जो हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, जबकि इनमें
क्योंकि बॉन्ड्स बन जाते हैं और जो पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है उनकी अमाउंट कम हो जाती है, तो दैट्स व्हाई ये लेस सॉल्युबल है वाटर में एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड्स। अच्छा जी, इनका जो जनरल फार्मूला है जिससे आप इनको प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज CxH2OY। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सुक्रोज का फार्मूला यहां लिखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं C12। इसके बाद अगर मैं H2O ले लूं और Y की जगह अगर मैं ले लेता हूं 11, अब देखें X की जगह मैंने 12 ले लिया, Y की जगह 11, तो ये क्या चीज बन जाएगी? ये बन जाएगी C12H22O11। तो ये फार्मूला होगा C12H22O11, जो कि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये इनका जनरल फार्मूला है जिससे हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं CxH2OY। अच्छा जी, हाइड्रोलिसिस को अगर देखें, हाइड्रोलिसिस का मतलब यह है कि किसी भी मॉलिक्यूल को वाटर के अंदर आप डिसॉल्व करवाएं और डिसॉल्व करवाने के बाद उसको सिंपलर यूनिट्स में ब्रेक कर दें, तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं हाइड्रोलिसिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करवाते तो हाइड्रोलिसिस पे ये क्या करते हैं, ऑन हाइड्रोलिसिस दे विल प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। अब देखें, अगर कोई 2 मोनोसैकेराइड्स वाला ओलिगोसैकेराइड है तो देन वो 2 यूनिट्स में ब्रेक होगा, 3 वाला है तो 3 यूनिट्स में ब्रेक होगा। अब देखें, इनके अंदर वो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि मोनोसैकेराइड्स के बीच में प्रेजेंट होता है, वो ब्रेक हो जाता है। अब मोनोसैकेराइड्स की फर्दर हाइड्रोलिसिस इसलिए नहीं हो सकती कि उनके अंदर कोई मजीद ऐसा बॉन्ड मौजूद नहीं है जो ब्रेक हो और वो स्मॉलर यूनिट्स के अंदर टूट सके। तो इनके अंदर क्योंकि वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है तो ये फर्दर स्मॉलर यूनिट्स के अंदर ब्रेक हो सकते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल्स ले लें इन ओलिगोसैकेराइड्स की, जैसे कि आपके पास माल्टोज, लैक्टोज और इसी तरह से सुक्रोज। ये 3 एग्जांपल्स हैं आपके पास इन ओलिगोसैकेराइड्स की। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कहा है कि जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये बने हुए होते हैं मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स से। तो ये मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स जो होती हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के जरिए अटैच होती हैं। उस बॉन्ड के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज बेसिकली द कोवलेंट बॉन्ड which is present between 2 monosaccharides। और ये बॉन्ड बनता कैसे है? ये बॉन्ड बनता है विद द रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल बीच में से रिमूव होगा और वाटर के मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद ये बॉन्ड बन जाता है। और ये बॉन्ड जो है जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ये बॉन्ड बेसिकली COC बॉन्ड होता है। और COC का मतलब ये है कि एक मोनोसैकेराइड का कार्बन और दूसरे मोनोसैकेराइड का कार्बन और उनके दरमियान में ऑक्सीजन आएगा, तो इस तरह से ये बॉन्ड बन जाता है जिस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है COC, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो 3 एग्जांपल्स बताई हैं, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, इन 3 एग्जांपल्स को यहां हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं सुक्रोज को, और सुक्रोज जिसको हम केन शुगर का नाम भी देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सुक्रोज है जिसको हम केन शुगर कहते हैं क्योंकि ये शुगर केन से हासिल होती है। तो ये जो सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बाकी जो शुगर्स हैं जैसे माल्टोज और लैक्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। अब सुक्रोज की फॉर्मेशन कैसे होती है? देखिए स्टूडेंट्स, सुक्रोज जो है ये बनती है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज,
ये आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है अल्फा ग्लूकोज का, और ये अल्फा ग्लूकोज को अगर आप देखें तो यहां आपको नजर आ रहा है फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इसका जो फर्स्ट कार्बन है उस पे OH आपको नजर आ रहा है कि वो बिलो द प्लेन है। तो जब ये बिलो द प्लेन है इसको आप कहते हैं जी अल्फा ग्लूकोज। अच्छा, इसी तरह से बीटा फ्रुक्टोज जो कि 5 मेंबर्ड रिंग इस फ्रुक्टोज की बनती है, और इसमें जो फर्स्ट कार्बन है वो आप देख सकते हैं कि दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो जो फर्स्ट कार्बन होता है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि CH2OH के ऑपोजिट साइड पे जब OH होगा तो दैट कार्बन इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट कार्बन, इसको आप पहला कार्बन कहेंगे। अच्छा, ये पहला कार्बन है, और इसमें क्योंकि OH आपको नजर आ रहा है अबव द प्लेन, तो ये अबव द प्लेन है, तो इसको आप बीटा फ्रुक्टोज का नाम देते हैं। तो ये बीटा फ्रुक्टोज है। अच्छा जी, अब अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज ये जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये जो बॉन्ड बनता है यहां पे वो कैसे बनता है? वो बॉन्ड जो है वो बेसिकली कंडेंसेशन से बनेगा, और कंडेंसेशन के दौरान आपको पता है एक वाटर का मॉलिक्यूल जिसमें H और एक OH रिमूव होते हैं, और जब H और OH रिमूव होंगे तो H और OH के रिमूव होने की वजह से पीछे क्योंकि एक ऑक्सीजन बच जाता है, तो जब एक ऑक्सीजन बच जाएगा तो वो कार्बन के साथ, ठीक है, एक जो मोनोसेक्राइड होगा उसके कार्बन के साथ और दूसरे मोनोसेक्राइड के कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पे वही बॉन्ड यानी COC बॉन्ड जिसको आप कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ये आप देख सकते हैं कि जो सुक्रोज के अंदर जो ग्लूकोज है उसका फर्स्ट कार्बन, और इसी तरह से जो फ्रुक्टोज है उसके सेकंड कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड बन रहा है, और इसीलिए हम इस बॉन्ड को नाम देते हैं, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज है तो हम कहेंगे अल्फा 1। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज अल्फा और उसका फर्स्ट कार्बन, एंड बीटा 2 यानी फ्रुक्टोज बीटा और उसका सेकंड कार्बन, ये मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। तो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम देते हैं। अच्छा, इसी तरह से माल्टोज, और इस माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी कह सकते हैं, और ये आपको बार्ले से ये शुगर जो है वो हासिल होती है। तो आप देखें ये माल्टोज जो शुगर है इसमें अगर आप देखें तो 2 अल्फा ग्लूकोजेस ये आपस में मिलेंगे। दिस वन इज फर्स्ट अल्फा ग्लूकोज, दिस वन इज सेकेंड अल्फा ग्लूकोज, और ये अल्फा ग्लूकोजेस जब आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और सेकेंड ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन ये आपस में मिलके और ये लिंकेज बनाएंगे, और इसी वजह से इस लिंकेज को हम नाम देते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, इसी तरह से लैक्टोज जो शुगर है जो कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, इसमें क्या होगा, इसके अंदर बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज आपस में मिल जाते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपके सामने बीटा ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर फार्मूला है, और जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है कि जो कार्बन नंबर 4 पे आप ग्लूकोज में देखें कि हाइड्रोजन ऊपर है, OH नीचे, यहां पे हाइड्रोजन नीचे होगा और OH ऊपर है। ये डिफरेंस जो है वो ग्लैक्टोज में और ग्लूकोज के अंदर है। बाकी इसको हम बीटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके फर्स्ट कार्बन पे जो OH है वो अबव द प्लेन है, दैट्स व्हाई दिस इज बीटा ग्लैक्टोज। और जो बीटा ग्लूकोज है उसमें भी देखें कि फर्स्ट कार्बन पे OH अबव द प्लेन, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बीटा ग्लूकोज। अब इनका आपस में बॉन्ड बनेगा, और जब ये बॉन्ड बनेगा वही COC लिंकेज जब बनेगी तो इसको हम कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आज हमने स्टूडेंट्स ओलिगोसैकेराइड्स को अंडरस्टैंड किया है
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।